नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 28 जुलाई को सपा कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान। क्या मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलेंगे अखिलेश? दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज का नाम आगे। ओबीसी चेहरों में राम अचल राजभर का नाम। वहीं सपा गैर यादव ओबीसी चेहरे पर भी खेल सकती है दांव। बैठक के बाद नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का सत्र होगा शुरू। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती। विधायकों की बैठक लेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिसके बाद 29 जुलाई को यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही साथ अंतिम नाम पर मुहर लगाने की बात भी सामने आ रही है। अब देखना ही होगा कि अखिलेश यादव किसके नाम पर, किस चेहरे पर अपना अगला दांव खेलते हैं। एक तरफ पीडीए, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक दलित को लेकर चल रहा है नाम। शिवपाल यादव का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि पीडीए और अल्पसंख्यक को छोड़कर के अखिलेश यादव एक बार फिर से परिवार और शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से विधायकों की बैठक लेने वाले हैं और माना जा रहा है कि बैठक के बाद नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। कई नाम आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं दलित की बात हो रही है तो कहीं मुस्लिम की बात हो रही है। चाचा शिवपाल यादव का नाम भी चल रहा है। क्या लगता है आपको, किस तरह का फैसला सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 29 जुलाई को मानसून सत्र होने वाला है विधानसभा का, और इसके पहले समाजवादी पार्टी को अपना नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान भी करना है। और अगर नामों की बात करें तो नामों में इंद्रजीत सरोज का नाम एक नंबर पर चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उनका नाम इस रेस से बाहर हो गया है, क्योंकि सूत्रों का यह दावा है कि इंद्रजीत सरोज ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर और बीमारी का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार कर दिया। वहीं शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव पर यादव परस्ती का आरोप लगेगा, क्योंकि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लाल बिहारी यादव चुने जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें पीडीए फार्मूले की, तो जिस तरह से विधान परिषद में किसी भी दलित चेहरे को जगह नहीं दी गई है, चाहे लाल बिहारी यादव हो, यादव समाज से आते हैं। वही मुख्य सचेतक की बात करें तो किरण पाल कश्यप है जो पिछड़े वर्ग से आती है, और साथ ही साथ जो अन्य नाम रखे गए हैं वह कहीं भी दलित समाज से नहीं आते हैं। और बात अगर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव दलित चेहरे को ही उतारेंगे, क्योंकि जिस तरह से पीडीए फार्मूला है, अगर पीडीए फार्मूले में दलित चेहरा शामिल नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप भी लग सकता है। और इन सबके बीच प्रियंका, जिस तरह से अब तूफानी सरोज का नाम चल रहा है इस रेस में, नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में, तो कहीं न कहीं अब सियासत भी सर्व हो गई। अगर तूफानी सरोज की बात करें तो तूफानी सरोज तेराका सीट से विधायक है, और उनकी बेटी प्रिया सरोज जो अभी हाल ही में सांसद, इस लोकसभा चुनाव में सांसद चुनी गई है। तो ऐसे में अब जो समीकरण है, सियासत का समीकरण है, काफी जो है चर्चा में आ गया है। और अखिलेश यादव के सामने यह भी चुनौती है कि जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बैठक को लेकर अंतिम फैसला का एक तरफ इंतजार है, दूसरी तरफ अटकलों का दौर जारी है कि आखिर किसका चुनाव करेंगे अखिलेश? देखिए, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है वो जो हिट हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के फिर एक बार ये पीडीए फार्मूला सपोर्टिव पर है। अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव इस पीडीए फार्मूले पर ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। बहरहाल अभी बैकवर्ड नेताओं में राम अचल राजभर, शिवपाल यादव का नाम काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन अंदर खाने में ये भी चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने किसी दलित विधायक पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर सकते हैं और उनके नाम पर मुहर लगा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दलित नेताओं को लेकर के मंथन चल रहा है
और ये माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा और कोई दलित नेता समाजवादी पार्टी का इस कुर्सी पर बैठ सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा दलित को लेकर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। इस बीच में पीडीए के मुस्लिम नाम को लेकर भी चर्चा निकलकर सामने आ रही थी, हालांकि इस तरह का कोई नाम अभी तक सामने आया नहीं है। पीडीए के दाव के साथ चाचा शिवपाल यादव के नाम को लेकर क्या कुछ अटकलें हैं, और अगर इन 3-4 नाम जो चल रहे हैं, इन 3-4 नामें फाइनल होने की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इधर अब चर्चा में नाम शुरू हुआ है मनोज पारस का, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और इंद्रजीत सरोज के भी नाम की चर्चा चल रही है दलित चेहरों के रूप में। अन्य और विधायक हैं दलित समुदाय से आते हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। हालांकि चर्चा शिवपाल यादव की काफी तेजी से चल रही है, लेकिन वो पीडीए फार्मूला जो है वो आड़े हाथ आ रहा है, क्योंकि विधान परिषद में जो दलित बिरादरी के लाल बहादुर यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उसके चलते अब माना जा रहा है कि विधानसभा में किसी दलित चेहरे पर समाजवादी पार्टी अपना दांव लगा सकती है। फिलहाल मनोज पारस, इंद्रजीत सरोज जैसे नेता जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है, इसका मतलब है कि पीडीए का फॉर्मूला लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव चल रहे थे, इससे पहले कई बार समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाए गए थे कि पीडीए का फॉर्मूला पार्टी में उस तरह से महत्वपूर्ण और उस तरह से लागू होता नजर नहीं आता जिस तरह से पल्लवी पटेल ने शिकायत की थी। तो क्या इस बार उस शिकायत को सामने ना आने का मौका देंगे अखिलेश अपने फैसले से? हाँ, बेशक प्रियंका, जिस तरह की अटकलें चल रही हैं उसको देख करके अखिलेश यादव काफी सहज हैं और बड़ी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो नेता का चुनाव होने वाला है उस पर वो पक्ष बैठेगा जिस पर कभी अखिलेश यादव बैठते थे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो है वो कुर्सी खाली हुई है। बड़ा अहम ओहदा है ये, और उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा है कि वो दलित चेहरे पे दांव लगाते हैं या फिर किसी बैकवर्ड या मुसलमान पर तो मौका देते हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अनिल जी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। फैसला जब तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नहीं आता, अंतिम मुहर नहीं लगती, तब तक रेस में कई नाम है। चर्चा में सबसे ज्यादा जिसको लेकर बातचीत चल रही है पीडीए का फॉर्मूले को लेकर, खासतौर से अगर बात की जाए तो क्या इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष में अंतिम निर्णय पीडीए का ही होने वाला है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा चल रही है और कई नाम चल रहे हैं, चाहे इंद्रजीत सरोज का नाम हो या फिर पारस का नाम हो, लेकिन जिस तरह से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस रेस में कहीं न कहीं जो है तूफानी सरोज जो किराकत के विधायक है, उनका नाम भी इस रेस में शामिल हो गया। और इस नाम का शामिल करने के पीछे यही कहा जा रहा है कि अभी तक चाहे विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विधानसभा में मुख्य सचेतक से लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष, इसमें दलित चेहरे को अभी तक नहीं शामिल किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि कल अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे और इस बैठक में नामों पर चर्चा करेंगे। हालांकि जिस तरह से तेजी से जो है नाम तूफानी सरोज का सामने आया है, इससे कहीं न कहीं अब यह कयास लगाया जा रहा है कि कल अखिलेश यादव तूफानी सरोज के नाम पर भी अपनी मुहर लगा सकते हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पहले भी आ चुकी है, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल पर भी आ चुकी है कि इंद्रजीत सरोज ने साफ तौर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर मना कर दिया था, अपनी व्यस्तता को लेकर नेता प्रतिपक्ष बनने से मना कर दिया था। इसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने पीडीए को लेकर बड़ा पेच फंसता दिख रहा था और कहीं न कहीं दलित चेहरे को प्रतिपक्ष बनाकर यूपी की सियासत पर कब्जा करने की जिस तरह से कवायद चल रही है पीडीए फार्मूले के तहत, अगर दलित चेहरा नहीं शामिल होता तो कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर के पीडीए फार्मूले पर प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। जी बिल्कुल। जी आसिफ, आपके पास वापस आते हैं। जी अनिल, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर पीडीए फार्मूला
फैसले में अंतिम रूप नहीं लेता है या फाइनल नाम पीडीए में से निकलकर नहीं आता है तो यादव परस्ती का तो ठप्पा लगेगा ही लगेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और जिस तरह से अखिलेश केंद्र की तरफ मुड़े हैं, दिल्ली का रास्ता उन्होंने तय किया है, उत्तर प्रदेश छोड़ने की बात करें तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले और अब तक समाजवादी पार्टी की रणनीतियां काम करती हुई नजर आई हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जिस रणनीति के साथ आएंगे, कोशिश तो यही रहेगी कि रणनीति पूरी तरह से कारगर साबित हो ताकि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिले। आप बेशक प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूला जहां हिट हुआ है और फिट हुआ है और समाजवादी पार्टी में एक उत्साह का माहौल है और इसी उत्साह के कारण अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। वो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी के तहत उसी पीडीए फार्मूला जो है वो फिर विधानसभा में कसौटी पर तय होगा कि आखिर कितना कारगर साबित हो रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ, यादवों के साथ, दलित अल्पसंख्यकों को कितनी हिस्सेदारी देने जा रही है, ये अब 24 घंटे में तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दलितों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है, उससे ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो दलित चेहरे पर दांव लगा सकते हैं। अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो किसी दलित नेता को सौंप सकते हैं। जैसा कि साथी अभी आसिफ बेग ने भी बताया कि तूफानी सरोज, मनोज पारस, इंद्रजीत सरोज जैसे समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे हैं जिन पर अखिलेश यादव जो है वो फैसला ले सकते हैं। फिलहाल फैसले की घड़ी करीब है, काफी मंथन चल रहा है और समाजवादी पार्टी जो है बहुत संवेदनशील होकर के बहुत गंभीरता से इस पर विचार भी कर रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीति आयोग की बैठक आज और रविवार को दिल्ली में अहम बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम बैठक पे मौजूद। वहीं दिल्ली में सीएम और डिप्टी सीएम की होनी है बैठक। दोनों डिप्टी सीएम कर सकते हैं पीएम मोदी से मुलाकात। जेपी नड्डा, अमित शाह से भी मिल सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम। नीति आयोग की बड़ी बैठक आज, संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी है कार्यक्रम। तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से दिग्गजों से मुलाकात की खबर भी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से नीति आयोग की बैठक को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस बैठक में तो हिस्सा लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है। खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि अब दोनों डिप्टी सीएम भी दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? प्रियंका, बता दें जिस तरह से नीति आयोग की ये 9वीं बैठक है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बताते हैं जितने भी बीजेपी शासन राज्य है उसके सभी के सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग पुराने राष्ट्रपति भवन के अंदर शुरू हो रखी है। लेकिन लगातार बता दें जिस तरह योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो डिप्टी सीएम है, जो यूपी के अंदर जो बात सामने आ रही है, लगातार कहने का अंदर जो मनमुटाव बना हुआ है उसको लेकर चर्चाओं में थी। लेकिन इस पर बता दें कि अभी ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा, सभी की मुलाकात साथ साथ में है। लेकिन देखना होगा नीति आयोग के अंदर जो बात की जाएगी, जो मुलाकात होगी, वो कहीं ना कहीं अहम उत्तर प्रदेश के विकास की बात होगी, योजनाओं को लेकर बात होगी। लेकिन बता दें कि इस पर कई जो मंत्री हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पहुंचे और लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो दौरा है दिल्ली का वो सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटकलें सामने आ रही है उसका स्पष्ट भी सामने हो रहा है। अब दोनों सीएम भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और एक साथ दोनों की मीटिंग में होने वाली, क्योंकि नीति आयोग के अंदर सभी की मीटिंग चल रही है। देखना है कि क्या जो अहम भूमिका है वो क्या विकास की बात कर रहे हैं, जो इस तरह फंडिंग की बात कर रहे हो, अभी जो लगातार जिस तरह से विकास की बात हुई थी सामने, उसको लेकर के बात सामने आती है, बजट को लेकर के सामने बात आ रही थी। तो ऐसे में कहने की आज बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अन्य राज्यों के छोड़ बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो उसके साथ ममता बनर्जी भी इस नीति आयोग के अंदर शामिल हो रही है। जी बिल्कुल, तो नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। एक तरफ तो योजनाओं पर चर्चा पहले बैठक में होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो रिपोर्ट लेकर आए हैं उसको लेकर क्या कुछ आने वाले समय में सामने आ सकता है?
देखिए जो अहम भूमिका बता दें, योगी आदित्यनाथ की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मुलाकात होगी वो अहम बताई जा रही है कि अभी उपचुनाव यूपी के अंदर होने वाले हैं, उसको लेकर भी तैयार किया गया, क्योंकि जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर जिस तरह से बीजेपी को हार देखने को मिली थी उस पर भी मंथन किया जा रहा था। लेकिन अभी जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी अहम भूमिका निभाने वाली बात है किस तरह से उसको चुना जाए, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने साफ साफ कहा था कि 16 और सरकार बनाओ, ऐसे भी मुद्दों पर भी बात की जाएगी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने उसका जवाब दिया। लेकिन देखना है कि जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही है बीजेपी में, क्योंकि एक तरफ संघ की मीटिंग हो रही है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिरकार जो मनमुटाव था वो किस तरह से, जो विपक्ष लगातार हमलावर होते हैं, लेकिन स्पष्ट होता है कि जिस तरह से मीटिंग की जा रही है जो भी जो संभावनाएं थी वो साफ हो चुकी है। लेकिन नीति आयोग की जो बैठक की जा रही है वो सबसे पहले है कि यूपी के विकास की बात, रोजगार की बात, वो सबसे अहम भूमिका है। लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी शासन राज्य के सभी सीएम दिल्ली पहुंचे हुए, जो कि सभी को उसमें बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो अन्य जो दल थे उनके जो सीएम नहीं पहुंचे। लेकिन बताते हैं अभी नीतीश कुमार भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन भी इसमें नहीं पहुंचे हैं। तो बताते हैं कि जिस तरह से लगातार अब नीति आयोग की 9वीं बैठक है और क्या क्या इसमें फैसले लिए जाएंगे, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, ये मीटिंग के बाद ही कर पाएगा। जी बिल्कुल। तो नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से जानकारी निकल के सामने आ रही, ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, लेकिन कई सीएम पहले ही इनकार कर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसके अलावा भारी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं भी पहुंचेंगे। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए नीति आयोग के अंदर सभी को लेकर के बात कही गई थी, सभी राज्य के जितने भी सीएम दिल्ली पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर देश के अपने राज्यों के विकास की बात कही जाती है, रणनीति की बात की, रोजगार की बात की जाती है। जिस तरह से जो फंड अभी जो किया गया था उसमें कहीं क्या कमी समस्या है वो सभी की बातें सुनी जाती है। लेकिन ऐसे में कुछ जो अन्य दल के जो नेता हैं, जो सीएम है, वो नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी शासन के राज्य के जितने भी सीएम दिल्ली पहुंचे हुए, ममता बनर्जी पहुंचे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से विकास की बात करें, राज्य की बात करें, इसलिए नीति आयोग की बैठक की है। ये 9वीं बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसमें क्या कहता है, क्योंकि लगातार 2 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा, शनिवार और संडे का। तो देखना है कि किस तरह से जो विपक्ष अब नहीं पहुंचा है उसको क्या कहना है। लेकिन लगातार बीजेपी ये चाहती है सभी राज्यों को कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है, जो रोजगार है, जो व्यवस्था, जो महंगाई है, उस पर चर्चा की जाए, किस तरह से उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल अजय, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अयोध्या के मां कामाख्या नगर पंचायत के बिहारा गांव में हुए विकास कार्य की गुणवत्ता का रियलिटी चेक इंडिया वॉइस की टीम ने 17 जुलाई को परखा। विकास कार्य की गुणवत्ता की कलई खुलती नजर आई। 1 साल पहले बनी ग्राम बिहारा में देशराज सिंह के मकान से पूरे शुक्ल संपर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग सड़क, नाली और कवर्ड का निर्माण कार्य 35,32,000 की लागत से किया गया। लेकिन निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी के कारण सड़क कई जगहों पर धंस चुकी है। इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाया है, जिसके बाद बड़ा असर देखने को मिला। नगर पंचायत के अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला ने इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद ठेकेदार को ईओ के माध्यम से नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इंटरलॉकिंग सड़क को ठीक करवाया जाए, वरना इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिया वॉइस की खबर का हुआ बड़ा असर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या में जिस तरह से इंटरलॉकिंग की सड़क में खराब गुणवत्ता का काम किया गया था, इसको लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने आवाज उठाई थी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है और ठेकेदार को सड़क को दुरुस्त करने का नोटिस दिया गया है। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया वॉइस ने जो खबर चलाई थी कि बिहारा वार्ड में जो है इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य 35 लाख रुपए की लागत से हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ था। कई जगह पे सड़कें जो है बैठ गई थी और पिट कवर भी टूट गए थे। उसको लेकर के जो है जो यहाँ के चेयरमैन है शीतला प्रसाद शुक्ल, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है और जो ठेकेदार है उनके खिलाफ यहाँ पे नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया की गई। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। इंडिया वॉइस को खबर चलाई थी, उसके बाद क्या एक्शन लेने की? बरसात में जो सड़कें हमारे नगर पंचायत में गड़बड़ हुई हैं, वो ठेकेदारों का जो मतलब सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा रहता है, तो उसको मैंने रोक दिया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है, जब तक वो बना के नहीं देंगे उनका वो सिक्योरिटी वापस नहीं किया जाएगा। ये मानते हैं कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया ठेकेदार? भाई सड़क निर्माण में ऐसा है कि गन्ना वन्ना निकल रहा था, सड़क बन रही थी, बरसात हो गई तो उससे कुछ गड़बड़ तो हुआ है। लेकिन अब चूंकि गन्ना और जो कवर्ड टूटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बना के देंगे। अब तक की सही हो जाएगी? 3-4 दिन के अंदर बोला है कि आएंगे। तो ये हमारे साथ जो पंचायत के अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है
और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मऊ से खबर सामने आ रही है। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। आसपास लगे अवैध बैनर पोस्टर भी हटाए गए। वहीं फातिमा तिराहा पर हटाया गया अतिक्रमण। नगर मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार ने दिया बयान। मुख्य सड़क पर ना हो जाम। ठेले वाले की दुकानों की जगह खाली करवाई गई। तो सड़क किनारे बने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। फातिमा तिराहा पर हटाया गया अतिक्रमण। आसपास लगे अवैध बैनर पोस्टर भी हटाए गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की है। मुख्य सड़क पर जाम ना होने के चलते लिया गया फैसला। ठेले वालों की दुकान की जगह भी खाली कराई गई। जौनपुर में 3 की संख्या में बाइक सवार बदमाशों ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वृद्ध महिला को बंधक बनाकर गहने और घर के बाहर खड़ी बाइक लूटकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद महिला ने शोर मचाया तो पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने महिला का हाथ पैर खोला। तब उसने आप बीती बताई। घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बुजुर्ग महिला के साथ घटना को दिया अंजाम, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पानी पीने के बहाने घर में घुसे बदमाश। ग्राम चटाई कला में श्रीमती निर्मला सिंह को बंधक बनाकर 3 युवक उनके हाथ की चूड़ी व उनके बूंदे तथा घर में मौजूद एक मोटरसाइकिल को लेते गए और जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल बरामद किया जा चुका है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मीठा पानी दिए ना पिए, फिर चला गए, फिर दोबारा आए, मीठा पानी दिए ना पिए। अब हम जैसे घर में हालत थी तैसे दिन मिला घुस गए। अब हमारे से शरीर पतल रह के दाब रही हैं। हमको ये का कहा था कि तब बोलत ना है कुछ नहीं चला के चला रोज नहीं चला तो उठा के ले गए। ऐसे बोलत रहे। मुँह कपड़ा धो दिए, दाब दिए, धो के आवाज आवत रही, धो के दाब दिए, घे करे लगे। यह दोनों हमारा जब हाथ पकड़े ये दोनों लाठी से मारत है और हाथे से कोटत है करत है। ऐसे छोड़ दें, मुँह कपड़ा घुस दें, मुँह कपार दें। तब ले जाए के लड़कियों के कोठरिया में हमारे कमरा में कर दिए, वहीं रहन अपन मुँह ढाड़न लिया किचन में कह दिए। दोनों हाथ बांध के उठा के कोरा के ले गए किचन में कह दिए। अब गैसिया में बांधत रहन। हम कहे भैया गैसिया खोलवा भाग से बढ़ जाओ, हमारे कान लगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।